अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इंटरवेंशन कहते हैं मदाखलत को, कि इंसान की मदाखलत एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर किस तरह है कि इंसान के कामों की वजह से इकोसिस्टम, ख़ास तौर पर एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये डिस्टर्बेंस कैसे आई, इसका पहला इफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ। अगर हम बात करें यूट्रोफिकेशन की, यूट्रोफिकेशन यू का मतलब है वेल, ट्राफिकेशन कहते हैं न्यूट्रिएंट्स को, यानी वेल न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी जगह न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ रही हो तो हम उस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक वाटर रिजर्वायर है, एक वाटर रिजर्वायर है या एक झील है, साफ सुथरा पानी है, लेकिन इंसान इसमें यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रेजुअली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड इनटू लेक फ्रॉम फीड लॉट्स एंड सीवेज। फीड लॉट्स कहते हैं मवेशी मंडियों से जो वेस्ट मटेरियल फुजला वगैरह आ रहा होता है, यानी मवेशियों का फुजला और शहरों का गंदा पानी, उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम हायर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें कि जो हायर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हायर डेवलपिंग कंट्रीज़, उनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाता है, फिर पानी को साफ किया जाता है, लेकिन उस पानी के अंदर भी काफ़ी सारी मिकदार जो है, काफ़ी हद तक हम कहें कि फास्फेट और नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं। और ये फास्फेट और नाइट्रेट्स दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। तो इसमें हमने यूट्रोफिकेशन और न्यूट्रिएंट्स को देखा है। हमने कहा कि इंसान के कामों की वजह से इकोसिस्टम, ख़ास तौर पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। अब ये डिस्टर्बेंस कैसे आई, इसका पहला इफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ, जिसका नाम हमने यूट्रोफिकेशन दिया। यू का मतलब हमने वेल कहा, फिकेशन न्यूट्रिशन को कहते हैं, तो यानी ऐसी जगह जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ रही हो। फॉर एग्जांपल एक वाटर रिजर्वायर है, एक झील है, उसमें साफ सुथरा पानी यहाँ पे है, लेकिन इंसान
इस पानी में यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को बढ़ा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रेजुअली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। अगर हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड इनटू लेक फ्रॉम फीड लॉट्स एंड सीवेज। मवेशियों का फुजला, शहरों का गंदा पानी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो हायर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट से उसको गुजारा जाता है, फिर पानी को साफ किया जाता है। लेकिन उस पानी में भी काफ़ी हद तक फास्फेट और नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं, और ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाने की सलाहियत भी होती है। इसके बाद हम देखेंगे रेन वाटर वॉशेज ऑफ, कि जो बारिश का पानी है, रेन वाटर वॉशेज ऑफ, जो बारिश का पानी है वो मुख्तलिफ किस्म के खेतों से गुजर के आ रहा होता है, मवेशियों के फार्म से गुजर के आता है, जानवरों का फुजला वगैरह लेके आता है, फर्टिलाइजर्स लेके आता है। तो ये भी काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट्स को उस झील के अंदर, उस दरिया के अंदर ऐड कर रहा होता है। यानी जो भी पानी ज़मीन से आ रहा है, चाहे शहरों का गंदा पानी हो या मवेशियों के जो फार्म है वहाँ से आए या खेतों से आए, तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मुसलसल उस दरिया के अंदर ऐड हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें, इफ़ेक्ट्स क्या इसके असरात हैं। जब यहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो कुछ जानदारों के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ की सलाहियत होती है। यानी कुछ ऐसे जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ की सलाहियत होती है। तो जैसे हम मिसाल के तौर पे लाइक अलजी की बात करें, अलजी है, सायानोबैक्टीरिया है जिसे ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर ये सलाहियत है कि इनको जब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अंदाज में मिले तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी आबादी बढ़ाते हैं। और आबादी का बढ़ाना क्या कहलाएगा? अलगल बलून, अलगल बलून। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक हमारे पास जो है ये ऐसे रिजर्वायर थी, और यहाँ पे सायानोबैक्टीरिया आमतौर पर क्या करते हैं, पानी की सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्होंने, यानी ये पानी की जो ये सरफेस है ऊपर वाली, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। क्योंकि सायानोबैक्टीरिया ने आमतौर पर पानी की ऊपर वाली सरफेस पे रहना है। क्यों रहना है? कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। तो यहाँ पे इस झील की सरफेस के ऊपर ये एक तह बना देंगे, इसे हम कहेंगे स्कम फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारे दलदली इलाके ऐसे होते हैं, मार्शी एरियाज, जिनकी सरफेस के ऊपर हमें जो है ऐसी सब्ज जगह, सब्ज लेयर सी नज़र आ रही होती है। वो सब्ज जगह ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया
और एलगी की ग्रोथ की वजह से हो रही होती है। अब अगर हम यहाँ पे इसके इफेक्ट्स की बात करें तो क्या यहाँ पे इफेक्ट्स हैं कि जो ही सरफेस के ऊपर लेयर बनेगी लाइट नीचे नहीं पहुंच सकती। अगर कोई प्लांट वगैरह ऐसे हैं जो सबमर्ज्ड हैं, पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है, यानी जो प्लांट्स ऐसे जो सबमर्ज मुकम्मल तौर पे डूबे हुए हैं, अगर उनके ऊपर एक साया आ जाए, ऐसे अगर उनके ऊपर एक साया आ जाए तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब उनकी डेथ होगी तो उस डेड बॉडी को, यानी जैसे ही ये साया बन गया तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब उनकी डेथ होगी तो जो डेड बॉडीज हैं उन डेड बॉडीज को खाने के लिए भी तो किसी ने आना है। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि डेड बॉडी को तोड़ने के लिए यहाँ बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे, बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे। शुरू में जो बैक्टीरिया आते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखें, एक तो डेड बॉडी को तोड़ रहे हैं और दूसरा वहां पे ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, डिप्राइव्ड, कमी होना, महरूम होना, यानी ऑक्सीजन की कमी होना शुरू होगी। जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनिमल जिनको ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए, जैसे फिश है, इंसेक्ट लार्वी है, इसी तरह स्नेल है। तो अगर हम देखें इनकी भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे फिश, इंसेक्ट लार्वी, स्नेल, इनकी डेथ होना शुरू होगी। अब यहाँ डेड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो एरोबिक बैक्टीरिया मजीद ज्यादा अमाउंट में बढ़ेंगे। जैसे इनकी डेथ होना शुरू होगी तो यहाँ पे डेड बॉडीज बढ़ना शुरू होगी। जब डेड बॉडीज बढ़ेंगी तो ज़ाहिर सी बात है जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये भी तादाद में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस जोन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो गई, साथ दूसरे एनिमल्स उनकी भी डेथ होना शुरू हो गई। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ज्यादा होना शुरू हो गई, अब ये एरोबिक बैक्टीरिया खुद भी मरना शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ ऐसे बैक्टीरिया आ जाएंगे जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सिर्फ डेड बॉडी चाहिए, डेड मटेरियल चाहिए। इवन के बैक्टीरिया की डेड बॉडी को भी डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। वो कौन है? वो होंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो वो होंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ डेड बॉडी चाहिए, डेड मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एनएरोबिक बैक्टीरिया ये ऐसे हैं, इनका नुकसान ये है कि जब ये फर्मेंटेशन करते हैं
तो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो बदबूदार गैसेस हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। अब कब्ज़ा एन एरोबिक बैक्टीरिया का है और ऊपर वाली जगह पे सयानो बैक्टीरिया का कब्ज़ा है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत कम बेनिफिशियल होते हैं। सयानो बैक्टीरिया बहुत ख़तरनाक किस्म के टॉक्सिक मवाद प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जानवरों के क्या इंसान की भी डेथ हो सकती है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ ख़त्म हो गई। यहाँ पर बैक्टीरिया तो है ना, कि कौन से बैक्टीरिया हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया है। इसके बाद हम बात करेंगे डोमिनेंट कम्युनिटी की। डोमिनेंट कम्युनिटी हम किसे कहेंगे? तो डोमिनेंट कम्युनिटी में काफ़ी सारे जो जानवर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। डोमिनेंट कम्युनिटी यानी काफ़ी सारे ऐसे जानवर जिनकी डेथ हो चुकी है। ज़्यादातर जो अलजी है, बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन अलजी है, तो ये उस कम्युनिटी में ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे। इसके बाद है एसिडिटी ऑफ वाटर, पानी की एसिडिटी, कि हर ऑर्गेनिज्म एक मुनासिब पीएच के ऊपर सही काम कर सकता है। एसिडिफाइड इन्वायरमेंट में बहुत कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किया करते हैं। जिस वक्त फॉसल फ्यूल जमा होते हैं तो बर्निंग होती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस निकल रही होती हैं, लाइक H2SO4, NO2। इसी तो बहुत कम ऑर्गेनिज्म हैं जो कम पीएच पे सरवाइव कर सकते हैं, कम पीएच को बर्दाश्त कर सकते हैं। जब तक इंसान एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यानी हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इस नेचुरल इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता, तब तक हमारा ये नेचुरल इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। जैसे ही ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है हमारे इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जाके ये ह्यूमन इंटरफेयर करेगा, इंटरवेंशन मदाखलत करेगा, तो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को ये डिस्टर्ब करेगा, जिसमें मुख्तलिफ के प्रोसेस जो हैं हमने स्टडी किए, यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, रेन वाटर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्कम फॉर्मेशन, डोमिनेंट कम्युनिटी एंड एसिडिटी ऑफ वाटर। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।